प्रबंध क्या होता है? संगठन के उद्देश्य प्राप्ति के लिए पूर्व निर्धारित सोची समझी प्रक्रिया का क्रियान्वयन करने वाला व्यक्ति प्रबंधक होता है। किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो भी संगठन बनाया जाता है उसके निर्देशन हेतु जिस व्यक्ति को चुना जाता है वह प्रबंधक होता है। जैसे स्कूल का प्राचार्य एक प्रबंधक के रूप में कार्य करता है तथा स्कूल में पाए जाने वाले सभी कर्मचारी प्रबंध होते हैं। इस प्रकार एक लाइन में यदि हम समझें तो प्रबंधक क्या होता है? किसी भी संगठन के द्वारा अपने स्वेच्छा पूर्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस व्यक्ति का चुनाव किया जाता है वह प्रबंधक होता है। दूसरा नंबर प्रबंध क्या होता है? प्रबंधक का ही एक हिस्सा होता है जिसमें वांछनीय उद्देश्य प्राप्ति हेतु प्रबंधक के द्वारा किए गए कार्यों को अपनाने की प्रक्रिया प्रबंध है। मतलब जब प्रबंधक संगठन को अपने निर्देश देता है तो उस निर्देशों का पालन प्रबंध करते हैं। जैसे किसी स्कूल में प्राचार्य के द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा उसके अंतर्गत पाए जाने वाले सभी कर्मचारी उस निर्देश का पालन करेंगे। नीचे दो शब्दों से आप समझ सकते हैं कि प्रबंधन इज इक्वल टू प्रबंधक प्लस प्रबंध, मैनेजमेंट बराबर मैनेजर प्लस ऑर्गेनाइजेशन। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है प्रबंधक और प्रबंध। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? तो समान पारिश्रमिक अधिनियम हमारा 1976 में पारित किया गया। अब यहाँ पे देखिए समान पारिश्रमिक है तो पारिश्रमिक मतलब हमें जो समान कार्य के लिए जो परिश्रमिक करना पड़ता है। तो हम एक हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं तो 7 दिन ना करके 6 दिन करते हैं, तो 6 दिन करते हैं, एक दिन संडे का रेस्ट लेते हैं। ऐसे हम इसको याद रखेंगे। 1976। वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रतिक्रिया है जो कुशल प्रचलनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होती है। यह किसका कथन है? तो ये J.L. मैसी का कथन है। किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? तो हमारा आत्मविश्वास को जागृत करना, प्रेरित करना कहलाता है। लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? तो ये जो दोहरा लेखा प्रणाली वह हमारी वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? जी हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर विक्रेता की बात हो रही है। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण उत्पादन मद कहलाती है। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है? तो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक संगठन का निर्माण आवश्यक है। वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं? तो ये हमारे वित्तीय विवरण और बही खाते वित्तीय लेखांकन से संबंधित रखते हैं। यहाँ पर भी बा, यहाँ पर भी बा और यहाँ पर भी बा। किसी व्यक्ति को उत्पादन विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? हमें पता है ये हमारा कमीशन कहलाता है। कि आप सेल को इंक्रीज करिए या आप कस्टमर लाइए और हमारे प्रोडक्ट को सेल करवाइए, उसको दिया जाने वाला धन कमीशन कहलाता है। कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है? तो हमारा कार्मिक प्रबंधन मानव संसाधन प्रबंधन का ही एक नया रूप माना जाता है। यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्टि को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? तो रोकड़ बही में हमारे प्रविष्टि को रिकॉर्ड किया जाएगा। जब भी हम नगद माल को बेचते हैं तो उसकी एंट्री हम रोकड़ बही में करते हैं। ध्यान आकर्षण या लालच की कला से जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे क्या कहलाती है? वह हमारी अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा मतलब किसी व्यक्ति में किसी कार्य करने की इच्छा या उस कार्य की जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, उसको अभिप्रेरणा कहते हैं। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध प्रबंधन से है। मतलब किस प्रबंधन से है? ये हमारा मानव संसाधन प्रबंधन से है।
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये हमारा 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया। यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी? तो वो हमारा अगला दिन ही होगी। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा होगी? तो वह हमारा जनरल मैनेजमेंट या सकारात्मक प्रेरणा, जनरल मैनेजमेंट कहते हैं इसको, सकारात्मक प्रेरणा कहेंगे। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा होगी? तो वह हमारी सकारात्मक प्रेरणा, जनरल मैनेजमेंट होगी। आपको कितनी स्टॉप की जरूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की जरूरत है? इसकी पूर्ति कौन करेगा? तो इसकी पूर्ति मानव संसाधन प्रबंधन करेगा। राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? तो यह हमारी राजनीतिक जो चुनौती होती है वह हमारी बाहरी चुनौती के अंतर्गत आती है। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए किस प्रक्रिया का भाग है? मतलब जो भी उत्पादन के प्रचार के लिए चुना है, ये उनका जो उत्पादन है उसका प्रचार करे, यह किस प्रक्रिया का भाग है? तो यह हमारी विपणन प्रक्रिया का भाग है। एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? तो यह हमारा पूंजी व्यय है। मशीन को खरीदना पूंजी व्यय है। नेतृत्व का विशेषज्ञ सिद्धांत क्या है? तो हमारा नेतृत्व का विशेषज्ञ सिद्धांत नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित है। जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो यह हमारा संयुक्त बैंक खाता या ज्वाइंट अकाउंट खाता कहलाता है। किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? तो चाहे बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो साझेदार होते हैं वह समान अनुपात में ही बांटते हैं। किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं? तो संगठन के द्वारा, जो भी संगठन होगा उसके द्वारा ही पूरे कार्यक्रम बनाए जाते हैं। प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? संगठन के विकास के लिए प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है? तो यह बाजार का जो भी अवलोकन करना या जो भी मैनेजमेंट करना हमारा विपणन के अंतर्गत आता है। कच्चे माल की खरीदी के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? तो यह हमारा नगद चक्रण कहलाता है। अब यहाँ पे नगद पे आपको टिक करना है। यहाँ पे नकद या नगद दोनों वर्ड अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए नगद चक्रण पे हमें आप सही ऑप्शन टिक करना है। एक नेता द्वारा हर परिस्थितियों से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है? तो यह हमारी दूरदर्शिता के गुण को दर्शाती है। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हमारा 1932 में पारित हुआ। अगला है आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? तो ये आवधिक जिसमें अवधि ज्यादा हो तो वह हमारी दीर्घकालीन देनदारी कहलाती है। सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? तो हमारा सामूहिक मतलब सबके द्वारा, पूरे समूह के द्वारा किया गया प्रयास हमारी संगठन की प्रमुख विशेषता है। भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है? तो प्लानिंग, जिसको हिंदी में नियोजन बोलते हैं, इंग्लिश में प्लानिंग बोलते हैं। नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित है? तो नियोजन मतलब प्लानिंग का उद्देश्य निश्चित ही होता है। ESOP का संबंध किससे है? तो यह मानव संसाधन प्रबंधन से इसका संबंध है। संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसे कहा है? लूथर गुलिक ने कहा है संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा। जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो आप इसको याद ही कर लें। वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाता है? वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है? ये निर्णयन कहलाता है। उच्च अधिकारियों द्वारा
नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? ये औपचारिक संगठन कहलाता है। स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? तो ये हमारा इन्वेंट्री दर्शाती है। नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहती है? नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते हैं। विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो विपणन में हमारी ग्राहक की प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? तो संपत्तियों को व्यवसाय में आगम उपार्जन हेतु रखा जाता है। निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। यह क्या कहलाता है? तो यह हमारा आर्थिक नियोजन कहलाता है। लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जाता है? तो जो हमारा लोक सेवा आयोग होता है मानव संसाधन प्रबंधन का रूप माना जाता है। वित्तीय विवरण किसका भाग है? ये हमारा लेखांकन का भाग है। विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? ये ग्राहक को कहा जाता है। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियां और कार्य सौंपते हैं ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। यह पद सोपान का कौन सा गुण है? तो यह हमारा सत्ता का प्रत्यायोजन। मकान मालिक को चुराया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है? ये हमारा रोकड़ खाते में क्रेडिट किया जाता है। किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितनी प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? तो ये हमारा 6% का ब्याज दिया जाता है जब भी कोई भी लिखित में ब्याज की दर ना दी गई हो। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी वुडवर्थ का ही है। ब्रूम ने अभिप्रेरण का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जहाँ पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है वहाँ क्या संभावना बनती है? तो वहाँ हमारी सतत विकास की संभावना बनती है। उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना जाता है? तो उपभोक्ता संचालित विचारधारा में उपभोक्ता को ही सर्वोपरि माना जाएगा। नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्टॉक क्या है? चालू संपत्तियों का यह एक भाग है। उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक है? संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमारा संतुलन बहुत जरूरी है। प्रबंध का संबंध किससे है? प्रबंध का संबंध संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से है। ख्याति क्या है? एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति है। जी हाँ, ये ख्याति के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। खातों की प्रबंधन को क्या कहा जाता है? तो खातों की प्रबंधन को प्रबंधकीय लेखन। किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? तो यह किसी कर्मचारी का वेतन रोकना ऋणात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य है? तो ये हमारा लेखांकन का उद्देश्य है। अंश शेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो यह हमारे 2 प्रकार के होते हैं, समता या साधारण अंश व अधिमान या पूर्वाधिकार अंश। प्रशासनिक के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है? तो यह हमारा पद सोपान प्रणाली के अंतर्गत होता है। उर्वरक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? तो उर्वरक के अनुसार 8 सिद्धांत हैं और लूथर गुल्किक के अनुसार हमारे संगठन के 10 सिद्धांत हैं। किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह के ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलित बनाए रखना क्या कहलाता है? तो हमारा जब भी संतुलन को बनाए रखेंगे मतलब नियंत्रण ही कहलाएगा। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार का संगठन है? तो यह हमारा अनौपचारिक संगठन है। रचनात्मक कार्यात्मक संगठन
ये भी अनौपचारिक संगठन है। संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। किसका कथन है? ये हमारा जॉन एम गॉस का कथन है। नकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य क्या है? भय से अभिप्रेरित करना। प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है? यह थियो हेमन का कथन है। जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? यह हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? यह हमारा अमेरिका देश में विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म हुआ। प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है? अंतर व्यक्तित्व। हमारा प्रबंध कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है। यहाँ पर कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करना है। मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है? यह हमारा शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वयक के रूप में कार्य करता है। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? यह हमारी मांग किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में बहुत सहायक है। TQM का फुल फॉर्म क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। B2B का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका हमारा बिजनेस टू बिजनेस फुल फॉर्म होता है। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? तो प्रबंध हमारा सामूहिक प्रकार का प्रयास है। किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? यह हमारा प्रोत्साहन कहलाता है। सब एक के लिए और एक सबके लिए क्या दर्शाता है? तो यह हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व को दर्शाता है। अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है? यह हमारा नियंत्रण का एक रूप है। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? तो हमारा विज्ञापन के द्वारा भर्ती बाह्य स्रोत माना जाएगा। सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर स्पष्ट किया? तो ओलिवर शेल्डन ने प्रशासन और प्रबंधन में अंतर को स्पष्ट किया था। व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी रहता है? तो हमारा प्रबंधक ही उत्तरदायी होता है। प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है? यह हमारी नींव जो होती है यह संगठन होती है। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण प्रत्यादेश है। किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है? तो पद सोपान सिद्धांत में जो हमारा संगठन का आकार है पिरामिड का आकार का दिखेगा। जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है? तो जब हमारा ऋण पत्र व ब्रांड निर्गमित किए जाते हैं। यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं किसका कार्य है? तो यह हमारे नियंत्रक का कार्य है। राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाता है? तो यह हमारा विकेंद्रीकृत व्यवस्था को दर्शाता है। भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? तो यह हमारा नियोजन कहलाता है। क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया? तो ये हमारा टेलर ने दिया। ये भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। पर्यवेक्षक प्रबंधक के किस स्तर पर होते हैं? तो ये हमारे सबसे निचले स्तर पर होते हैं। पर्यवेक्षक प्रबंधकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये हमारे प्रथम श्रेणी प्रबंध या फर्स्ट क्लास प्रबंधक कहलाते हैं। तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार कार्य करता है। हमारा प्रबंधक ही कार्य करेगा। कार्य शासकीय हो या अशासकीय किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता? तो यह हमारे संगठन के अभाव में सफल नहीं हो सकता। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है? तो यह हमारी पूर्व क्रिया है। किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितनी कम होंगे वहाँ उतना ही अधिक क्या माना जाएगा? तो केंद्रीकृत संगठन माना जाएगा।
अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? मार्गदर्शन कहलाता है। कार्य किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? एक संगठन का होना आवश्यक है। समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित है? यह हमारे प्रबंधक के कार्यों में ही सम्मिलित है। प्रबंधक किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंधन की कौन सी विशेषता है? यह हमारी सार्वभौमिक की विशेषता मानी जाएगी। परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किसमें लिखा जाता है? यह हमारे तुलन पत्र में लिखा जाता है। प्रबंध का विशिष्ट अध्याय इसे क्या बनाता है? यह एक पेशा को बनाता है। चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना क्या कहलाता है? यह हमारा निर्णयन कहलाएगा। नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन है? यह हमारी अनुयायियों के अभाव में कठिन होगी। प्रशिक्षण से किस में वृद्धि होती है? प्रशिक्षण से मनोबल में वृद्धि होती है। भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में की जाती है? यह हमारी भर्ती प्रक्रिया में की जाएगी। किसी भी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वह क्या कहलाएगी? यह हमारी प्रत्यक्ष भर्ती कहलाएगी। क्या प्रबंधन प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है या नहीं? यह निश्चित विज्ञान नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जा सकता है? यह हमारा स्टाफ अभिकरण माना जा सकता है। जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो ब्रांड धारकों को ब्रांड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है या नहीं? तो यह हमारा अनिवार्य नहीं है। निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए? तो ये हमारी एकात्मकता का जो सिद्धांत होता है उसमें जो भी निर्देश होते हैं वो एक अधिकारी से ही मिलते हैं। पदोन्नति को रोकना किस प्रकार का अभिप्रेरण का हिस्सा है? यह हमारा नकारात्मक अभिप्रेरण का हिस्सा है। विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाएगा? वित्तीय विवरण का विश्लेषण जनरल मैनेजमेंट कहलाएगा। लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? यह हमारी नियंत्रक समिति है। लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रण रखती है? यह हमारी सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण रखती है। प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक है? तो यह हमारा संगठन ही सहायक है। जहाँ लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वहाँ क्या आता है? वहाँ अंकेक्षण आता है। अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? तो हमारा जो अनौपचारिक संगठन होता है उसमें नीचे से ऊपर की ओर सत्ता का प्रभाव चलता है और जो औपचारिक संगठन होता है उसमें हमारा सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर चलता है। सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर न रहना बल्कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? यह हमारा सत्ता का प्रत्यायोजन कहलाता है। प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है? तो प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच हमारा संगठन तैयार करता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्वों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? यह हमारा संप्रेषण कहलाता है। बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है? वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य है। फॉर्म में भरी गई ग्राहक की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है? यह हमारी बाहरी सूचना है। विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है। यह क्या दर्शाता है? यह हमारा मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं को दर्शाता है। रोज नामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टि करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह हमारी खतौनी कहलाती है। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है? यह अभिप्रेरणा कहलाता है। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाएगा? तो यह हमारा समता पर व्यापार कहलाएगा। किसने कहा है कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए
सरकार की वित्तीय योजना है। तो ये हमारे टेलर पोस डेकोर्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो लूथर गुल्किक ने इसको प्रतिपादित किया। इसका पूर्ण रूप क्या है? P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटर, R फॉर रिपोर्टर, D फॉर बजटिंग। ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया है, आप देख सकते हैं। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल एवं प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन जॉर्ज हाउसन का है। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती हैं। यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार है? ये हमारा भेदभाव रहित विपणन नीति है। प्रमाणीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह हमारा अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। किस स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं? तो ये मध्य स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए हमारे चिंतित होंगे। विनिर्माता जो सभी बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, वे विपणन की कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? तो वो हमारी केंद्रित विपणन नीति का अनुसरण करते हैं। विपणन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? लाइन स्टाफ और प्रक्रियात्मक हमारे प्रमुख 3 प्रकार हैं। बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? बाजार का हमारा विभक्तिकरण कहलाता है। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा है? यह हमारा बिक्री प्रबंधन का हिस्सा है। लाभांश क्या है? वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नगद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है। इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? तो पेवलोनियन मॉडल इस पर आधारित। तुलन पत्र बैलेंस शीट का लेखांकन सीमांकन क्या है? तो परिसंपत्ति बराबर देनदारियां प्लस पूंजी। वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही खाते में नहीं होता, उनका लेखा कहाँ किया जाता है? वहाँ हमारा मुख्य जर्नल में इसको एंट्री की जाती है। शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना केंद्रीकरण कहलाता है। ESOP का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इसका फुल फॉर्म है। चेक क्या है? एक विनिमय पत्र है। चेक हमारे एक विनिमय पत्र के अंतर्गत आता है। वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? यह हमारा बाह्य घटक है। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह हरबिन्सन की एक बहुत प्रचलित पुस्तक है। प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है। यह कथन किसका है? यह कथन F.W. टेलर का है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों पर किया जाता है? तो यह हमारा परीक्षण जिन्हें एक ही प्रकार के कार्य बार बार करना पड़ते हैं उन पर किया जाता है। प्रतिबल साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? यह इसलिए लिया जाता है ताकि पता लगा सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। मूल्य ह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है? तो यह हमारी स्थायी संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह हमारा 1947 में पारित किया गया। लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है? यह हमारी उत्तरवर्ती क्रिया है। खाता बही क्या है? खाता बही हमारा एक खाते के समूह को कहा जाता है। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह हमारा 1948 में पारित किया गया। कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? यह हमारा प्रशिक्षण का उद्देश्य है। इससे हमारा कौशल बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? इसका हमारा वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना इसका अर्थ होता है। विपणन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? तो इसके 5 चरण हैं।
5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व क्या हैं? तो यह हमारे ग्राहक, कंपनी, प्रतियोगिता, सहयोगी और प्रसंग, इसके 5 तत्व होते हैं 5C मार्केटिंग के। ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबंध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसको पद सोपान कहा जाता है। विपणन के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना तथा नए उत्पादनों पर नजर रखना आदि क्या संबंधित करता है? यह हमारा विपणन पर्यावरण को संबंधित करता है। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कहाँ दृष्टिगोचर होता है? यह हमारे व्यवहार में ही दृष्टिगोचर होगा। ज्ञान और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? इन्होंने हमारे 4 भागों में इसको वर्गीकृत किया। दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है? यह हमारी वैज्ञानिक पद्धति। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? अभिप्रेरणा हमारी 2 प्रकार की होती है, मौद्रिक और अमौद्रिक। किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग है? तो यह हमारी मौद्रिक अभिप्रेरणा का भाग है, बोनस देना। बंधपत्र, डिबेंचर और आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारियों में आते हैं? तो ये हमारे दीर्घकालीन देनदारियों में आते हैं। पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको अधिमान अंश पत्रधारी कहते हैं। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब वह क्या कहलाता है? तो तब वह प्रवक्ता कहलाता है। किसी विशेष तिथि पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो यह वित्तीय विवरण कहलाता है। मानव संसाधन प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं तथा कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। यह कथन किसका है? यह कथन कैथ सूसन का है। एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित व प्रबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह हमारी मानव संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया कहलाती है। सर्वप्रथम प्रबंध और प्रशासन में किसने अंतर स्पष्ट किया? ओलिवर शील्ड ने प्रबंध प्रशासन में अंतर को स्पष्ट किया। चयन प्रक्रियाओं का अंतिम चरण क्या है? चयन प्रक्रियाओं का अंतिम चरण प्रत्यादेश होता है। भारत में लेखा मानक एक किस वर्ष में व्याख्या करता है? तो यह हमारा लेखांकन नीतियों के विषय में व्याख्या करता है। इन्वेंटरी प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो यह हमारी इन्वेंटरी प्रबंधन स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को दर्शाता है। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने ले लिया है? तो यह हमारा कार्मिक प्रबंधन ने मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान ले लिया है। मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? तो मानसिक क्रांति के लिए प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है। व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? यह हमारा नियंत्रण का एक रूप है। प्रबंधन का प्रथम कार्य नियोजन, प्रबंधन का अंतिम कार्य नियंत्रण। इन दोनों को आप अच्छे से रट लीजिए। सकल कार्यशील पूंजी क्या है? व्यवसाय की कुल चालू संपत्तियों में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना सकल कार्यशील पूंजी है। विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो टॉन्सले, क्लार्क और पायल ये हमारी विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य है उपभोग। यह कथन किसका है? तो यह हमारे महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का कथन है। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना ही लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार हैं? तो यह हमारे व्यक्तिगत परीक्षण के प्रकार हैं। धन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोग को प्रस्तुत की जा रही है। यह कथन किसका है? यह हमारा डॉक्टर डावर का कथन है। बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता
और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्थाएं हैं? तो यह हमारी उत्पादन जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं। तकनीकी, मानव और विचार, ये तीनों प्रबंधकों को आवश्यक कौशल है। यह किसके द्वारा पहचाने गए हैं? तो ये रॉबर्ट के कल्ज के द्वारा पहचाने गए हैं। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? तो यह हमारे विपणन अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है? यह हमारे वित्तीय विवरण विश्लेषण कहलाता है। वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं क्या कहलाते हैं? तो वो हमारे जनशक्ति कहलाते हैं। शॉप मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक WF टेलर बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षक का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है? यह हमारा निर्देशन कहलाता है। नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है? यह हमारा बौद्धिक प्रक्रिया से है। सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत व्यक्तित्व होता है जो विचार का कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किसका है? यह कथन जॉर्ज आर टेरी का है। एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादनों का प्रचार करना क्या कहलाएगा? ऑनलाइन विपणन इसको कहा जाएगा। शक्ति का अधीनस्थों में विभाजन क्या कहलाता है? शक्ति को पृथक्करण करना कहलाता है। प्रशिक्षण का संबंध किससे है? प्रशिक्षण का संबंध किसी विशिष्ट कार्य के ज्ञान से है। संगठन के मुख्य फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो यह हमारे शीर्ष प्रबंधन के द्वारा संगठन के मुख्य फैसले लिए जाते। नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है? तो नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है। टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति का परीक्षा लेना भर्ती की कौन सी प्रक्रिया है? तो यह एक विशिष्ट योग्यता का परीक्षण लेना कहलाएगा। नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य क्या कहे जाते हैं? यह उनके अनुयायी कहे जाते हैं। महाजन और साहूकार कौन सी मुद्रा में प्रमुख अंग हैं? यह हमारे असंगठित कहलाएंगे। श्रमिकों को उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना क्या कहलाता है? तो यह हमारा अभिप्रेरणा कहलाएगा। निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है? यह हमारे कार्यमान का सहारा लिया जाता है। जब कंपनी की आय निश्चित हो तथा उसका पूर्वानुमान लगाना कठिन हो तो कौन से अंशों का निर्गमन करना चाहिए? तो हमें साधारण अंशों का निर्गमन करना चाहिए। तुलन पत्र या बैलेंस शीट में ख्याति को किस तरह से प्रकट किया जाता है? अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में ख्याति को हम विभक्त करते हैं। निजीकरण किसका उपाय है? तो निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विनिवेश है। संविच्छेद विश्लेषण क्या है? यह एक नियंत्रण तकनीक है। गैर वित्तीय प्रेरणा कैसी होती है? गैर वित्तीय प्रेरणा मानसिक होती है। नेतृत्व किसका स्रोत है? नेतृत्व अभिप्रेरणा का स्रोत है। नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष है? तो नियोजन नियंत्रण का व्यवहारिक पक्ष है। जब एक ही स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का विनिमय होता है तो कौन सा संप्रेषण है? तो यह हमारा समतल संप्रेषण कहलाएगा। आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराने वाले विवरण पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको हम वित्तीय विवरण कहते हैं। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण किसे कहा जाता है? चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण प्रत्यादेश को कहा जाता है। उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंधन का विकास किसने किया? तो हेनरी फ्योल ने इसका विकास किया। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्ति तथा भावनाओं के विनिमय क्या कहलाता है? तो ये हमारा संप्रेषण कहलाता है। उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना क्या कहलाता है? यह हमारा सहभागिता। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को क्या प्राप्त होता है?
मतलब इसको अप्रेंटिस प्राप्त होती है। माल सूची किस प्रकार की परिसंपत्ति है? यह हमारी चालू परिसंपत्ति है। पूंजीवादी और समाजवादी के मध्य कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? तो पूंजीवादी और समाजवादी के मध्य मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। प्रबंधन विकास कार्यक्रम की धुरी क्या है? तो स्वयं अभिप्रेरण प्रबंधन विकास कार्यक्रम की धुरी है। सहायक बही को गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो यह क्या कहलाती है? क्या एक लागत निर्धारण त्रुटि कहलाती है। विभिन्न हितधारकों के लिए कौन सा विवरण तैयार किया जाता है? तो इनके लिए वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। बाजार मूलक विक्रय प्रयास किसमें किए जाते हैं? यह हमारे विपणन प्रबंध में किए जाते हैं। पैकिंग और ब्रांडिंग किसका कार्य है? यह हमारे विपणन का कार्य है। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता को किस रूप में जाना जाता है? प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता को जोखिम के रूप में जाना जाता है। प्रबंधन के संपूर्ण ढांचे की नींव किसे कहा जाता है? तो नींव हमारे संगठन को ही कहा जाएगा। कर्मचारियों की पदोन्नति करना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? यह गैर वित्तीय अभिप्रेरणा है। टेलर की क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकास रूप कौन सा है? यह हमारी कार्यात्मक संगठन है। प्रबंध का वह तंत्र कौन सा है जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करता है? तो यह हमारा संगठन जो है जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करता है। सक्रिय प्रबंध किसे कहते हैं? निर्देशन को ही सक्रिय प्रबंध कहा जाता है। कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना क्या कहलाता है? यह हमारा पर्यवेक्षक कहलाता है। टेलर ने क्रियात्मक संगठन के लिए कुल कितने नायकों की नियुक्ति पर बल दिया? उन्होंने 5 नायकों की नियुक्ति पर बल दिया था। पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण किस प्रकार के संगठन की उत्पत्ति होती है? तो अनौपचारिक संगठन की उत्पत्ति होती है। जहाँ कार्य पर खतरा अधिक होता है वहाँ प्रशिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है? तो वहाँ पर प्रकोष्ठ प्रशिक्षण विधि को अपनाया जाता है। यह कार्य देखना किसका कार्य है? ये कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है या नहीं, यह हमारा नियंत्रण का रूप है। चालू संपत्तियां माइनस चालू देयता बराबर शुद्ध कार्यशील पूंजी फार्मूला है। विश्व एक बाजार के रूप में दिखाई देता है तो इसको हम वैश्वीकरण कहेंगे। किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विशिष्ट कार्यों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। यह कथन किसका है? यह कथन प्रो हेनी के अनुसार है। पूर्व निर्धारण लागतों को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्व निर्धारण लागतों को मानक लागतों से जाना जाता है। व्यापार में सर्वहित किस बात की तरफ इशारा करता है? यह हमारी नैतिकता की तरफ इशारा करता है। अधिकार अंतरण क्या है? यह एक प्रबंध की तकनीक कहेंगे। अभिप्रेरणा को प्रबंध का कौन सा पक्ष कहा जाता है? इसको मानवीय पक्ष कहा जाएगा। विपणन विचार प्रबंध का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं को मार्गदर्शन करता है। यह किसका कथन है? यह वेटफील्ड का कथन है। मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाना प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? यह प्रबंध के नियोजन के कार्य के अंतर्गत आएगा। प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मक जीवनदायी तत्व है। कथन किसका है? यह कथन पीटर ड्रकर का है। प्रबंध के सबसे निचले स्तर को क्या कहा जाता है? प्रथम श्रेणी प्रबंधक या पर्यवेक्षक प्रबंधक सबसे निचले स्तर को कहा जाता है। नीतियों का क्रियान्वयन करने वाला तंत्र कौन सा है? तो यह हमारा संगठन ही तंत्र है। जहाँ पर अधिक अधिकारों की बात होती वहाँ पर कौन सा प्रबंध आता है? वहाँ पर हमारा उच्च प्रबंध आता है। प्रबंध कैसी प्रतिभा है? प्रबंध एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। किसका कथन है? यह लुइस एलन का कथन है। समामेलन से पूर्व की हानि कहाँ डेबिट की जाती है? यह हमारी ख्याति में डेबिट की जाती है। प्रबंध कला है या विज्ञान? प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं। SWOT का फुल फॉर्म क्या है?
ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा इसका फुल फॉर्म है। विपणन मिश्रण मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? फिलिप कोटलर ने किया। बेंच मार्केटिंग क्या है? सफल व्यवसाय के साथ तुलना करना ही बेंच मार्केटिंग है। जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एरर ऑफ कॉस्टिंग कहा जाता है। औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण जाना जाता है। अंगूरी लता के रूप में नियोजन होता है। भविष्य के लिए विभिन्न निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। यह कथन किसका है? यह कथन पीटर एफ ड्रकर का है। निर्णय के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? निर्णय नियोक्ता का अंग है। नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या है। यह भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता है। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? यह लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण के साथ शुरू होती है। कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है? यह विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। कौन सा कुशल प्रबंधन का आधार है? तो यह हमारा निर्णयन ही कुशल प्रबंधन का आधार है। नियोजन का आधार क्या होता है? नियोजन का आधार पूर्वानुमान लगाना होता है। प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है? यह नियोजन ही प्रबंध का हृदय कहा जाता है। समादेश की एकता का क्या अर्थ है? समादेश की एकता का अर्थ अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व ही अर्थ है। क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? यह पद सोपान प्रक्रिया कहलाता है। प्रबंधकीय के सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है। यह हमारे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के अनुसार नीति निर्धारण किसका भाग है? यह हमारे नियोजन का भाग है। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप क्या है? हमारा समिति संगठन या स्टाफ। प्रशिक्षण किसमें वृद्धि करता है? ज्ञान, अनुभव और कौशल में यह हमारा वृद्धि करता है। पदोन्नति व स्थानांतरण भर्ती के किस प्रकार के स्रोत हैं? यह हमारे आंतरिक स्रोत हैं। मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई वह राशि है जो नियोजकता द्वारा श्रमिकों को उसकी सेवाओं के बदले में दी जाती है। किसका कथन है? यह हमारा बैहम का कथन है। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वह क्या कहलाता है? वह हमारा अनौपचारिक संगठन कहलाता है। मजदूरी वह आय है जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है। किसका कथन है? यह हमारा जोड़ का कथन है और यह बहुत इम्पोर्टेंट है। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स व डॉक्टर मार्शल ने मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? तो यह हमारा डेविड रिकार्डो व लासल ने दिया। मजदूरी कोष सिद्धांत किसने दिया? यह जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जे.आर. हिंद के द्वारा दिया गया। न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उसके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? यह कथन अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन के द्वारा दिया गया। उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? उचित मजदूरी का सिद्धांत मार्शल एवं पेगू ने दिया। निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी? तो हिंगिस ने निर्वाह मजदूरी की परिभाषा दी। भारत में लेखा मानक एक इस विषय में व्याख्या करता है। लेखांकन की नीतियों का प्रकटीकरण के विषय में व्याख्या को करता है। आवेदन पत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है? जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति का पता आदि शामिल होता है। तो यह हमारा व्यक्तिगत जानकारी को दर्शाता है। लेखांकन का प्राथमिक कार्य वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। आकस्मिक देयताएं कहाँ दिखाई जाती हैं? यह हमारे तुलन पत्र के लिए लेखा नोट्स पर दिखाई जाती हैं। प्रशिक्षण के किस क्षेत्र में एक कर्मचारी को उसके समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार किया जाता है? तो यह हमारा समस्या समाधान प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। किस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए? प्रत्येक डेबिट एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निर्देशक आदि किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? तो यह हमारे
शीर्ष प्रबंधक होते हैं। धन व्यक्तियों के उपयोग और स्रोतों को किसके हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाता है? यह हमारे निधि प्रवाह विश्लेषण के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। प्रतिफल की आवश्यकता दर जो ऋण निवेशों को शेयर धारकों के हित का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है, यह हमारी ऋण की लागत कहलाती है। प्रबंधकों को परिष्कृत प्रणालियों को विकसित करने में मदद करता है जिसमें सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। पूंजीगत व्यय कहाँ दिखाई देता है? यह हमारा बैलेंस शीट में दिखाई देता है। नियंत्रण स्थिति को निर्धारण करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? B.S. ग्रेगोरियस ने प्रस्तुत किया। मुद्रास्फीति व्यय की वजह से मुद्रा का मूल्य समय के साथ कम हो जाता है। मुद्रा मूल्य में कमी का कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है। एक अनूठा प्रतीक है जो ब्रांड का एक हिस्सा होता है। किस रूप में जाना जाता है? वह लोगो। जो भी कोई कंपनी होती है उसका एक लोगो जरूर होता है। संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है, तो वो होता है हमारा बजट। शॉप फ्लोर कार्यकर्ता किस स्तर के प्रबंधक के साथ जुड़े रहते हैं? तो जो हमारे निम्न स्तरीय के प्रबंधक होते हैं उसके साथ शॉप फ्लोर कार्यकर्ता जुड़े होते हैं। कच्चे माल की खरीदी के लिए भुगतान और बिक्री से नकद की वसूली के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? तो इसको नकद चक्र कहा जाता है। लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समूह के आवागमन पर आधारित है जिससे भी संबंधित होते हैं क्या कहलाती है? वह हमारी रूढ़िबद्धता स्टेरियोटाइपिंग कहलाती है। नेतृत्व के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तित्व लक्षण होते हैं? नेतृत्व का विशेषांक सिद्धांत एक मशीन की खरीदारी का एक उदाहरण है। पूंजी व्यय का एक उदाहरण है। लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हमारा बही खाता लेखन कहा जाता है। एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़कर और आंकड़ों का निकटतम करना किस पर आधारित होता है? तो इसको माधा अवधारणा पर आधारित होता है। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? तो हमारा जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो हमारा जमा शेष कहलाता है। कौन लोग व्यक्ति में निश्चितता, विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं और विचारों पर केंद्रित रहते हैं? यह हमारे अंतर्मुखी पर केंद्रित होते हैं। सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। एक ब्रांड का एक मौखिक हिस्सा है जिसे बोला या लिखा जा सकता है, किस नाम से जाना जाता है? यह हमारे ब्रांड नाम से ही जाना जाएगा। जब व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से धन निकालता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे आहरण कहते हैं। कितनी समय अवधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं? यह हमारे वित्तीय वर्ष 12 माह के लिए तैयार किए जाते हैं। संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? लाइन स्टाफ और प्रक्रियात्मक इसके 3 प्रकार हैं। व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको सकल कार्यशील पूंजी के रूप में जाना जाता है। दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीजों को प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है? यह प्रबंधक कहलाती है। फर्स्ट लाइन प्रबंधक कौन से होते हैं? वे प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों को दैनिक पर्यवेक्षक के लिए जिम्मेदार हैं, वह फर्स्ट लाइन प्रबंधक कहलाते हैं। सकल लाभ का आकलन किस सूत्र द्वारा किया जाता है? तो हमारा विक्रय माइनस बेची गई संपत्तियों की लागत, यह हमारा इसका लाभ का आकलन सूत्र है। किराया लेखा किस प्रकार का लेखा है? किराया लेखा आय व्यय का लेखा है। किस सूत्र द्वारा ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की गणना की जाती है? तो नेट ARR बराबर नेट इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता किस रूप में जानी जाती है? तो यह हमारी जोखिम के रूप में जानी जाती है। प्रबंधन लेखांकन है, भविष्य के लिए लेखांकन।
जब कोई कंपनी उसकी आय से निश्चित राशि का प्रतिशत प्रदान करती है तब यह नीति क्या कहलाती है? तो तब यह नीति लाभांश भुगतान अनुपात नीति कहलाती है। किस पूर्वानुमान तकनीक में अतीत के स्टाफ स्तरों का प्रयोग भविष्य की मानव संसाधन आवश्यकताओं को की प्रशिक्षित किया जाता है? यह हमारी कार्यशैली विश्लेषण में किया जाता है। पालन किए जाने वाले नियमों और प्रतिक्रियाओं के साथ नौकरी की मानवीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो औपचारिकरण यह कहलाती है। कंपनी और EBIT और शेयर धारकों के बीच उपलब्ध आय के रिश्ते को किस रूप में जाना जाता है? यह हमारा वित्तीय प्रभावन क्षमता में जाना जाता है। बोनस शेयर जारी किए जाते हैं। मौजूदा कर्मचारियों को मुफ्त में विल्सल ब्लोअर या मुखबिर कौन होते हैं? वह कर्मचारी जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से अवैध या अनैतिक आचरण का खुलासा करते हैं। अधिकतर पूंजी निवेशकों के मूल्यांकन के लिए अधिमान्य तकनीकी कौन सी है? तो निबंध वर्तमान मूल्य इसकी तकनीक है। अतिआथत लागत से ह्रास में हटाने के बाद एक स्थायी संपत्ति का मूल्य क्या है? यह हमारा लिखित मूल्य है। मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु ग्राहक होता है। एक अंतः कार्य प्रशिक्षण विधि जहां पर प्रशिक्षुओं को संगठन के विभिन्न कार्यों पर विभिन्न नौकरियों में रखा जाता है क्या कहलाता है? कार्यवर्तन कहलाता है। एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? तो हमारी ग्राहक के द्वारा प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होगी। PQM क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म है। तुलन पत्र या बैलेंस शीट किसका विवरण है? यह हमारी परिसंपत्तियां या देनदारियां, पूंजी के स्रोत व पूंजी का विनियोग। कार्य विशेषता जो कर्मचारियों के कौशल एवं कार्य कुशलता को बढ़ता है किससे संबंधित है? तो यह हमारे श्रम विभाजन से संबंधित है। एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता और दिशा प्रदान करती है। अगर उत्पादन का लाभ मार्जिन कम हो तब बिक्री राजस्व बढ़ जाता है। तो ऐसे में उत्पादन की मांग को क्या कहा जाता है? तो ऐसे में मूल्य प्रत्याशा उत्पादन की मांग को कहा जाता है। किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक स्तर माना जाता है जो प्रबंधन के सर्वोत्तम स्तर से फैलते हुए सबसे निचले स्तर पर विस्तारित होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसको समादेश श्रृंखला कहा जाता है। डाटा का एक संग्रह जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया जाता है क्या कहलाता है? तो यह हमारा डेटाबेस कहा। उपभोक्ता के लिए निर्माता से एक उत्पादन लाने में शामिल विभिन्न संगठनों के क्रम को इस रूप में निर्देशित किया जाता है। वितरण सामग्री में निर्देशित किया जाता है। किसी विधि में कर्मचारियों को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है। लाभ सहभाजन में बही खाते में जनरल खाते में डेबिट और क्रेडिट मदों को स्थानांतरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रक्रिया हमारी प्रविष्टि कहलाती है।